मैं लगा रहा ताउम्र जिंदगी बदलने में यारो, जब मन स्थिति बदली तो परिस्थिति बदलती चली गई। नमस्कार मेरे बच्चे, मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में, जहां मैं आज बैठ रहा हूं एक ऐसे धुरंधर से जिससे रीजनिंग कांपती है। नाम है पीयूष वार्ष्णेय सर। सर आपका स्वागत है। आज मेरे बच्चों हम बात कर रहे हैं यूपी दरोगा में जो रीजनिंग पूछी जाती है उससे रिलेटेड कुछ चीजों पर। जो आपके सवाल हैं जो आपने मुझसे पूछे हैं, मैं वो सारे सवाल सर पे दागता हूं और इनके जवाब लेता हूं। सर सबसे पहले एक सवाल का जवाब दो। 2 दर्जन केले 80 के तो 18 केले कितने के हैं? सर ये तो भैया मैथ का क्वेश्चन है। 2 दर्जन। पहले सवाल में हमने पस्त कर दिया सर को। अब आते हैं रीजनिंग के टॉपिक पे। सर ये बताओ, ऐसी क्या हिम्मत हुई रीजनिंग वालों की कि यूपीएसआई में मैथ के सिलेबस में आप लोग रीजनिंग घुसा दिए हैं? ये मैं वही पढ़ रहा था कि बनाने वाले कौन है ये। सर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये आपकी स्क्रीन पे सिलेबस दिख रहा है सर। इसमें देखिए ऊपर तो अरिथमेटिक लिखा हुआ है सारा जी। और नीचे इन्होंने दे दिया लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, संकेत संबंधन विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर डायरेक्शन। तो ये बताओ सर, ये हिम्मत कैसे है यूपीएसआई की कि मैथ के सिलेबस में रीजनिंग? सर वैसे अगर रीजनिंग की बात करें तो आजकल रीजनिंग हर एग्जाम में पूछी जाती है। और आप तो जानते हैं सर, पहले तो एसएससी में भी रीजनिंग वालों को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। लेकिन अब एसएससी वाले भी जब इंस्पेक्टर बनते हैं तो रीजनिंग के मास्टरों के पैर छूते हैं वो। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अब रीजनिंग सर मेंस पे भी है। तो सर रीजनिंग यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं सर, उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी नौकरी के पेपर है, सिर्फ हम दरोगा की बात नहीं करेंगे तो हर एग्जाम में रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा। लेकिन वेटेज अपनी हिम्मत से औकात से ऊपर है सर। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और रीजनिंग का अपना एक सिलेबस ऑलरेडी दिया हुआ है चौथे भाग में। लेकिन ये तीसरे भाग को जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें मैथ वाले हिस्से में रीजनिंग डाली हुई है इन लोगों ने। हाँ, इसमें 40 की जगह 50 52 सवाल आ रहे हैं। हाँ, इसमें कहते हैं सर रीजनिंग के लगभग 55 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि जो रीजनिंग मैथ्स के जो 40 क्वेश्चन है उसमें आधा पार्ट आपने देखा होगा वो आपके बिल्कुल मैथ्स से न्यूमेरिक क्वेश्चन है, जिसमें पूरा आधा पार्ट इन्होंने रीजनिंग से ले रखा है, जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शन एंड डायरेक्शन है। बल्कि ये टॉपिक तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे रीजनिंग से रिलेट करते हैं। हाँ। लेकिन ये रीजनिंग का वेटेज बढ़ाने का ही एक तरीका हो। और 2021 में भी शायद यही वेटेज था। 2021 में भी सेम था, 2017 में भी यही वेटेज था। तो रीजनिंग के जैसे सर एसएससी की सीजीएल में रीजनिंग में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के। तो उसी तरीके से सर अब यूपी में जो एग्जाम हो रहा है उसमें मैथ्स में रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। और सर जो रीजनिंग का सिलेबस है, लास्ट टाइम जो रीजनिंग का सिलेबस था और इस बार जो रीजनिंग का सिलेबस दिया है उसमें क्या किया, ऊपर तो सेम ही लिखा है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। लेकिन नीचे जो है वो लास्ट टाइम ये तीनों चीजें अलग अलग डिफाइन थी, लेकिन इस बार केवल 2 ही चीजें दे रखी हैं। सर अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो इसमें इन्होंने जो मेन इनकी जो हेडलाइन है उस पर लिखा हुआ है मानसिक अभिरुचि और बुद्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। तीनों चीजें हैं और 2021 में भी यही तीनों चीजें थी। अच्छा, 2021 वाले में इन्होंने तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इस बार इन्होंने तीनों को एक्सप्लेन नहीं करके सिर्फ 2 को एक्सप्लेन किया है। बट ऊपर उन्होंने मानसिक अभिरुचि परीक्षा दे रखा है। तो हम ये नहीं मान सकते कि सिलेबस से हट गया है। भाई हो सकता है कि सिलेबस में है और वो लिखना भूल गए हो। और ऊपर हेडिंग में नाम उन्होंने डाल ही दिया। हेडिंग में इन्होंने नाम डाला है मानसिक अभिरुचि, क्योंकि कुछ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो यूपी कांस्टेबल टाइप पढ़ाते हैं, उन लोगों ने ये कहा है कि मानसिक अभिरुचि अब नहीं आएगी। आप लोगों का क्या प्लान है? पढ़ा रहे हैं इसे बैच में कि नहीं पढ़ा? नहीं सर, हम जो अभी अपने प्लेटफॉर्म पर बैच लेके आए बिल्कुल मानसिक अभिरुचि पढ़ाया जाएगा उस बैच में। और क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे के लिए वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि तैयारी करने वालों का सिलेक्शन एक एक क्वेश्चन से रुक जाता है। इसीलिए हम कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और बच्चे की उम्मीद से ज्यादा ही करके दिखाएंगे। भाई हम ज्यादा पढ़ के जाएंगे, कम आएगा तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, ना कि कम पढ़ के जाए और ज्यादा आ जाए। हाँ, वो परिस्थिति बहुत खराब है। और वैसे भी जो मानसिक अभिरुचि वाला है जिसमें पुलिस परसेप्शंस है, पुलिस का जो बर्ताव है, उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जी। ये वैसे भी वो चीजें जिनकी जरूरत हर एक पुलिस वाले को या हर एक दरोगा को पड़ेगी आफ्टर सर्विस। तो ये मेरे हिसाब से हटेगा भी नहीं। और ये सर 1-2 क्वेश्चन तो 100% आने ही आने हैं सर इस टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा, मैं 2 चीजें अब सर आपसे पूछना चाह रहा हूँ।
एक ऐसा स्टूडेंट जो सबसे पहली बार इस बैच में जिसने एडमिशन लिया यूपीएससी वाले में, और एक वो बच्चा जो पहले से आपसे कोचिंग ले चुका है या किसी और टीचर से कोचिंग ले चुका है, दोनों की तैयारी करने का क्या तरीका होना चाहिए? सर मैंने अभी एक इंट्रोडक्शन क्लास भी ली थी अपने बैच में, तो उसमें बच्चों को साफ साफ ये बताया था, जैसे कि आपने सर एक बहुत अच्छा काम किया है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी टीचर्स हैं, आपने इस बैच में उन सारे टीचर्स को रिप्रेजेंट किया, बिल्कुल, ताकि बच्चे को कोई कमी ना रह जाए किसी भी तरह से। डन। तो मैंने बच्चों को यही बताया था, जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं और पहली बार पढ़ रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो बच्चे लाइव क्लासेस जरूर देखें, या फिर वो उन लाइव क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो बच्चा पहले से पढ़ा हुआ है, जिसके सिर्फ 2-4 टॉपिक छूट रहे हैं, एक काफी सारे बच्चे होते हैं जो अधिकतर पढ़ चुके होते हैं इधर उधर से, लेकिन उनके 5-6 टॉपिक्स जो रह रहे हैं, उनके लिए सर जो आपने वीओडी लेकर आए हैं वो एकदम बेस्ट है। मैंने उनको बच्चों को बोला कि जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं वो वीओडी से अपना सिलेबस तैयार करें, ताकि वो थोड़ा सा फास्ट कर पाए। हाँ, ताकि वो अपनी तैयारी को जल्दी कर पाए। और हमने लाइव में अगर तैयारी कराएंगे तो कम से कम 3 से 4 महीने हमारे लगेंगे, बट कुछ बच्चों को अगर 15 दिन में या 1 महीने में सिलेबस करना है तो वो वीओडी से पूरी तरीके से सिलेबस कर सकते हैं। और शायद मुझे लगता है कि ये चीजें हर एक बच्चे की डिमांड को फुलफिल भी कर देगी। अगर कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है और कुछ टॉपिक रह गए हैं तो वो वीओडी से जल्दी खत्म कर लें, और जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप लाइव पढ़ा ही रहे हैं उस बिल्कुल। और भरत सर उसमें प्रैक्टिस कराने लग रहे हैं, तो वो कॉम्बो हो गया, पूरा कंप्लीट कॉम्बो। मतलब बच्चे को लाइव पढ़ना लाइव पढ़ सकता है, जल्दी सिलेबस करना है वीओडी से कर सकता है, प्रैक्टिस के लिए भी हमारे लिए मौजूद है सैटरडे संडे के लिए, बिल्कुल। तो और मॉक टेस्ट भी कराएंगे, हर चीज होगी सर। और अभी हम ऑनलाइन करा रहे हैं, लेकिन 2-1 सप्ते के बाद हम पूरे यूपी में फिर ऑफलाइन भी मॉक टेस्ट कराने का सर पूरी टीम के साथ सोचेंगे। और मुझे लगता है कि इस मामले में शायद ये वाला जो बैच होगा ये शायद सबसे बेहतर रिजल्ट लाके देगा, क्योंकि मैथ में भी सारे टीचर्स हो गए, मैं हूँ, अभिनय सर हैं, आदित्य सर हैं, रीजनिंग में सारे टीचर हो गए, जीएस में सारे टीचर हो गए, पॉलिटी की अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं और वीओडी दूसरे टीचर की मिलने लग रही है, ऐसे ही ज्योग्राफी में विवेक सर पढ़ा रहे हैं, वीओडी दूसरे टीचर की। तो इस तरीके से हर एक चीज को बांटा हुआ है और मुझे लगता है ये बच्चों को हर तरीके की जो उनकी नीड होगी उसे फुलफिल करा पाएंगे। हाँ, मतलब मेनली ये बैच सर आपने इस तरीके से डिजाइन किया है कि बच्चा जो चाहता है, जो डिमांड करेगा वो उस बैच में उसको मिल जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे अब एक चीज ये बताना है सर, क्या रीजनिंग में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें बच्चों के सवाल गलत होने की संभावनाएं हो जाती हैं, या कुछ ऐसे टॉपिक हैं रीजनिंग में जिनमें कुछ सवाल नए बन जाते हैं जिसकी वजह से वो 100% स्कोर का जो तमका है वो रीजनिंग में हम नहीं दे पाते, या मतलब प्रेडिक्टेबल है सारी चीजें रीजनिंग में? सर रीजनिंग में वैसे तो हम कहेंगे कि 99% सब प्रेडिक्टेबल है, लेकिन कुछ पोर्शन है जो हम कह सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम कह सकते हैं, जैसे अभी हम मानसिक अभिरुचि की बात कर रहे थे, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस की, वहां पर बच्चों के आंसर्स वेरी कर जाते हैं। ओके। क्योंकि जब स्टेटमेंट एनालिटिकल रीजनिंग के जब हम क्वेश्चंस बना रहे होते हैं तो उन क्वेश्चंस के आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाते हैं। ओके। क्योंकि एग्जैक्टली है कैसा, पूरा का पूरा जो रीजनिंग है वो टाइम मैनेजमेंट का खेल है। हर क्वेश्चन स्पीड डिमांड करता है कि हर क्वेश्चन को हमें विदाउट पेन एंड पेपर उड़ाना है, लेकिन एक एनालिटिकल रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो पेशेंस टेस्ट करता है आपका। वहां पर क्वेश्चन को समझदारी से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम काम होकर उस क्वेश्चन को लॉजिक को पकड़ेंगे, है ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है जो थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है अगर पहले से उन्होंने तैयारी ना की हो तो। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर तैयारी कर रहे होते हैं और उनकी चाहत ही होती है कि हम जल्दी से मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट करें। उनका ही सवाल है बच्चों की तरफ से आया कि कौन कौन से रीजनिंग में ऐसे टॉपिक है जो मतलब स्कोरिंग होते हैं और जिनमें 100% आप श्योरिटी से कहते हैं कि जिनका आंसर आप निकालते चले जाएंगे जल्दी से, ऐसे टॉपिक, ताकि उन टॉपिक को जल्दी से पढ़ लें और मॉक टेस्ट में कुछ कर पाए बेटर। सर अगर मॉक टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अब मैं अभी भी मतलब रीजनिंग तो एक्चुअली प्री डिफाइन ही है सर। 55 अगर क्वेश्चन है तो 30-40 क्वेश्चन पहले से पता है इन 4-5 टॉपिक से आने। जैसे हमारा अल्फाबेट वाला पूरा पोर्शन हो गया जिसमें कोडिंग डिकोडिंग हो गया, लेटर सीरीज हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, मतलब जितने भी अल्फाबेट वाला पोर्शन है लगभग 7-8 क्वेश्चन हमें अल्फाबेट से देखने को मिलते हैं एग्जाम में। और उसमें कुछ एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नया तो नहीं आता है ना? कुछ एकदम नया नहीं आता, मतलब बहुत रेयर चांस है सर कि 8 में से 1 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए, लेकिन उसकी भी बहुत रेयर चांस है, क्योंकि
कोडिंग डिकोडिंग में जो लॉजिक्स डिफाइन किए हुए हैं वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से डिफाइन किए हुए हैं। ओके। पहले का भी होता था कि लॉजिकल पैटर्न वाले क्वेश्चंस पूछ लेते थे एग्जाम में, बट अब काफी सालों से काफी सुधार आया है एग्जाम पैटर्न में। तो अब इलॉजिकल टाइप क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। और दूसरा पार्ट है सर अल्फाबेट के अलावा नंबर वाला पोर्शन ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कुल मिला के अल्फाबेट और नंबर अगर ये 2 चैप्टर भी बच्चे ने कर लिए तो लगभग 50% रीजनिंग उसकी कंप्लीट हो जाएगी सिर्फ इन 2 चैप्टर से। अच्छा सर, आपने जो सवाल कहा मैं उसी पे पूछ रहा हूँ, अगर मान लो मुश्किल सवाल आ गया यूपीएसआई में कोई, उस समय बच्चा क्या करे? सर देखो, मुश्किल सवाल के लिए तो यही है कि उस समय उसको वो क्वेश्चन स्किप भी करना पड़ेगा और पहले आसान क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब हम क्वेश्चंस बनाते चले जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद हम मुश्किल सवाल पे आ सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है सर, सिलेक्शन होता है उन सवालों से जो हल हो जाते हैं और जिन सवालों पे हम अटकते हैं उनसे कभी सिलेक्शन नहीं होता। और वैसे भी वो आप वाली जो रणनीति है मॉक टेस्ट की कि 1 गो 2 गो सेकंड गो, ये करते रहना चाहिए। 1 गो में जो जो सवाल जल्दी जल्दी हो जाए उनको करिए, बिल्कुल फिर सेकंड गो में करिए। और ये भी एक बहुत जरूरी चीज है, देखिए हर एक बच्चे के मन में ये दबाव तो होता है कि रीजनिंग में अगर 50-55 क्वेश्चन कुल मिला के आने हैं, वैसे होते हैं 40, लेकिन टोटल कुल मिला के 50 से 55 सवाल रहते हैं। तो अगर आप माइंड मेकअप अभी से करे बैठे हैं कि मुझे 50 या 55 सवाल आए तो मुझे 55 के 55 करने हैं, तो ऐसा माइंड मेकअप से मत जाइए, आप अपनी मेहनत पूरी तैयारी के साथ करिए। उसके बाद आप 1 गो में जो जो सवाल आपको आते हैं वो करते रहिए, फिर सेकंड गो में, फिर जब लास्ट में पूरा पेपर हो जाता है और टाइम बचता है, फिर आप 1-2 सवाल अगर कोई ऐसा फंसता है तो उसको टैकल कर लें, ये ठीक रहेगा। अच्छा, अब आते हैं सर इस बात पे कि रीजनिंग में एक तो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट होगा, एक प्रैक्टिस वाला पार्ट होगा। कॉन्सेप्ट वाला तो मुझे लगता है क्लास में थोड़ा जल्दी से ही वो हो जाता है। प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए इस चीज में सर? और कहाँ से करनी चाहिए अपनी बुक के अलावा? नहीं, आप अपनी बुक बताएं। सर की जो बुक है वो सबसे ज्यादा बिकती है और सबसे अच्छी चीज क्या है कि बहुत महंगी है, बताओ सर। सर कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वही बेसिक अगर हमारे स्ट्रांग नहीं होंगे तो वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं आता, क्योंकि स्ट्रांग फाउंडेशन ही स्ट्रांग सिलेक्शन की ओर ले जाता है हमें। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। और रही बात आपकी सर दूसरी प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी चाहिए, तो देखो सबसे पहले तो जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो हम क्लास में जब पढ़ाते हैं तो टीचर क्लास क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता है, हम प्रैक्टिस सीख देते हैं बच्चों को क्लास क्वेश्चंस की। तो जो क्लास के क्वेश्चंस है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि मैं हर बार ये भी बोलता हूँ कि 99% क्वेश्चन क्लास के ही फंसते हैं और प्रैक्टिकल है, रिजल्ट भी आ रहे हैं इसी चीज के। हाँ बिल्कुल, रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी तो बच्चे को क्लास क्वेश्चंस को ही देनी चाहिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद उन्हीं क्लास क्वेश्चन का दोबारा से रिवीजन करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। Exactly. उसके बाद सर जो हम प्रैक्टिस सीट बच्चों को दे रहे हैं फ्री में, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करें। कहने का मतलब ये है सर, इस एग्जाम के लिए बहुत कुछ हमें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत कुछ किताबें खरीदने की जरूरत है। अनलिमिटेड कंटेंट से काम करो। बिल्कुल। वैसे यूपीएसआई में रीजनिंग का लेवल कैसा रहता है? सीजीएल के लेवल में टफ इजी कैसा रहता है सर? सर इसका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ लेवल बिल्कुल भी नहीं है। इजी टू मॉडरेट है, बस इसमें जो आपका दुश्मन है वो है टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पर हमें टाइम को ही मैनेज करना सीखना है। सवाल मुश्किल नहीं है, बस टाइम कम है। टाइम कम है, क्योंकि बहुत सारे मैथ के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो जिनके लिए टाइम आपको रीजनिंग से चुराना होगा। बिल्कुल सर। तो वो बहुत जरूरी है कि उस वाले हिस्से को टैकल करें। अच्छा, एक चीज मुझे बताना, जैसे मैथ में आजकल धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो ट्रिक वाला जो हिस्सा है ना, वो अपने आप में ऑब्सोल्यूट, या जो हिंदी में जैसे कहते हैं, खत्म होता चला जा रहा है। मतलब अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो ही आप कर पा रहे हैं चीजों को, क्योंकि कुछ ना कुछ डाटा बदलता है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट में हल्का ऊपर नीचे होता है। तो जब तक उस चीज की गहराई से समझ नहीं है, बात नहीं बनेगी। रीजनिंग में अभी ट्रिक का वेटेज है कि नहीं है सर? सर रीजनिंग सब्जेक्ट जाना ही इस नाम से आता है विदाउट पेन एंड पेपर। क्योंकि अगर आप रीजनिंग को विदाउट पेन एंड पेपर नहीं बना रहे हैं तो आप फिर सिलेक्शन से बहुत दूर है। बहुत दूर है, क्योंकि रीजनिंग और जीएस ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो टाइम को बचाते हैं बाकी सेक्शन में देने के लिए। भाई मैथ्स की आपने कहा सर कैलकुलेशन आ रही है, आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। यूपीएससी का सीसेट का पेपर हमने देखा था इस बार, उसमें काफी लेंथी क्वेश्चंस थे। हाँ।
और आपने शायद वो क्लास भी एक डाली थी नंबर सिस्टम की, हाँ उसमें रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड काफी सारे बिल्कुल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे सर। बिल्कुल तो वो कैलकुलेशंस वहां पर बच्चे को लगानी है, तो वो टाइम तो सर कहीं ना कहीं से चुराना चुराना पड़ेगा। होगा। तो उसके लिए सर रीजनिंग है, तो रीजनिंग तो सर विदाउट पेन एंड पेपर है। नो डाउट सर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रिक्स पता होना सर बहुत ज्यादा जरूरी है सिलेक्शन के लिए। नाइस। अच्छा, एक चीज मुझे बताना कि सर कितने क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाए यूपीएसआई के लिए, 2000, 3000, 50,000, 5000, कितने क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाए कि आपको लगता है कि यार इतने क्वेश्चन मोर देन एनफ है, इतना कर लोगे बहुत है? सर नंबर ऑफ क्वेश्चन तो मैं ये कहना चाहूंगा ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकता है, क्योंकि हर आदमी का कैलिबर एक अलग अलग लेवल का होता है। मेन मुद्दा ये है कि जब हमने क्लास में मान लो 50 क्वेश्चन कराए किसी टॉपिक से रिलेटेड, अगर बच्चा उन 50 क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम के अंदर बना पा रहा है तो उसको 100-150 क्वेश्चन की और रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर वो फंस पा रहा है तो फिर उसको थोड़े ज्यादा क्वेश्चन भी बनाने पड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इस बार हम इस वाले बैच में कर क्या रहे हैं कि अब डेली इनको ना डीपीपी प्रोवाइड करने लग रहे हैं। तो उसके तहत क्या है कि जो आपने रोज पढ़ाया है उसी का रोज ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, उसी चैप्टर की जो क्वेश्चन आपने कराए वही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में डालें, मतलब उसी से नए नए बना के, ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। और इस बार हमारी इच्छा भी कुल मिला के ये है कि जो 4545 पोस्टें हैं वो एक साथ हम अपने बच्चों को खड़ा करें और दिखाएं कि अगर मन से और लगन से और जुनून से लगा जाए तो सिलेक्शन निकाले जा सकते हैं। और इस बार यूपीएसआई हमारा होगा। सर मेरा अगला सवाल ये है, अच्छा सर आपका पढ़ाने का सीक्वेंस क्या है चैप्टर वाइज इस बार? सर वैसे तो रीजनिंग में जो सिलेबस है यूपीएसआई का वो कंप्लीट सिलेबस है, मतलब जो हम बाकी एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं जैसे एसएससी की हम बात करें या रेलवे पुलिस, तो उन एग्जाम्स में जो रीजनिंग आ रही है वही रीजनिंग सर इसमें है। और मैं तो कहूंगा और ज्यादा ही रीजनिंग है, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में तो 25-30 क्वेश्चन ही आते हैं रीजनिंग के, यहाँ पे सर 55-60 क्वेश्चन तक देखने को मिल रहे हैं हमें। तो रीजनिंग यहाँ पे पूरी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सर जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। अगर मैं उन चैप्टर्स के नाम बताऊं सर आपको, और वही सीक्वेंस में सर हम क्लास में सबसे पहले उन चैप्टर्स को कराएंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। और उसके बाद नंबर सीरीज हो गया सर, डाइस हो गया, काउंटिंग फिगर, ब्लड रिलेशन, है ना, और फिर एनालिटिकल रीजनिंग और फिर नॉन वर्बल रीजनिंग। तो सर ये टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनेंगे। तो हमारी मेन फोकस यही होगा कि पहले इन चैप्टर्स को हम कंप्लीट कराएं। अच्छा, रीजनिंग में सर सबसे ज्यादा डर किस टॉपिक से बच्चों को लगता है और सबसे ज्यादा स्कोर किस टॉपिक का होता है? सर सबसे ज्यादा जो डर है वो बच्चों को लगता है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंग पजल में ना थोड़ी सी सर 4-5 लाइनें लिखी रहती है, क्योंकि आजकल रील का जमाना है ना, तो बच्चों को वो वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने की आदत हो गई है। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट पजल के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, 4-5 लाइन का क्वेश्चन होता है, लेकिन सर यकीन मानो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली डर वही होता है जहाँ प्रैक्टिस की कमी होती है। तो अगर बच्चा प्रैक्टिस करेगा ना क्वेश्चंस की, तो एक्चुअल में वो डर निकल जाएगा। और दूसरा सर क्वेश्चन था सबसे ज्यादा स्कोरिंग। तो स्कोरिंग के लिए सर सबसे ज्यादा जो है वो आपका सिलोजिज्म एक चैप्टर है और इनइक्वालिटी है। सर ये ऐसे चैप्टर है, अगर 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन सर 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। सबसे कम टाइम में स्कोर करेंगे, सबसे कम टाइम में, और सबसे ज्यादा और सबसे सही एक्यूरेसी के साथ, मतलब 4 क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे सर विदाउट पेन एंड पेपर। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट भी ठीक होता है और जिन्होंने कोचिंग वगैरह भी ले रखी होती है, लेकिन जब पेपर की बारी आती है तो उस फिक्स टाइम में क्वेश्चन को जल्दी सोल्व नहीं कर पाते। यानी ऐसा नहीं है कि रीजनिंग को जल्दी सोल्व कर ले और उस टाइम का यूटिलाइजेशन कहीं और कर ले, वो रीजनिंग में बहुत टाइम लगा देते हैं। तो ऐसे बच्चों का क्या तरीका हो सुधार करने का? सर इसके पीछे एक मेन कारण है कि बच्चे प्रैक्टिस तो करते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, लेकिन एक्चुअली टाइमर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और टाइमर प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है जो बच्चे को डिफाइन करती है कि वो क्वेश्चन कितनी जल्दी कर पा रहा है। कितना टाइमर प्रैक्टिस ना, टाइम स्टॉप वॉच वगैरह लगा के। हाँ, मतलब आप कोई भी एक क्वेश्चन रीजनिंग के जैसे आपको 25 क्वेश्चन बनाने हैं, तो आप स्टॉप वॉच लगाइए, ठीक, और उन 25 क्वेश्चन का कंबाइंड टाइम, एवरेज टाइम कैलकुलेट कीजिए कि ये टोटल 25 क्वेश्चन आपने कितनी देर में सॉल्व किए। क्योंकि अगर आप
बिना टाइम के प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाते हैं, बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ मैं तो क्वेश्चन बना रहा हूँ। लेकिन जैसे कि सर मैंने पहले भी कहा था कि जो दुश्मन है एग्जाम में वो सवाल नहीं है, वो हमारा टाइम मैनेजमेंट है। तो जब तक हमारी स्पीड इंप्रूव नहीं होगी तब तक हम सिलेक्शन की ओर नहीं पहुंचेंगे, और वो सर टाइमर प्रैक्टिस से ही पॉसिबल होगा। क्योंकि टाइमर प्रैक्टिस से सर आपको ये भी पता चलेगा कि कहीं आपकी कैलकुलेशंस में ज्यादा समय तो नहीं लग रहा। आपने देखा होगा सर काफी बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते हैं, है ना, या फिर कॉन्सेप्ट उनको याद नहीं आ रहा। तो वो एक्चुअली जो कमी है ना टाइम लगने की, कैलकुलेशन या कॉन्सेप्ट या ट्रिक्स, वो बच्चे को पता चल जाती है उस टाइमर प्रैक्टिस से। मैंने एक बार एक महसूस किया, एक बच्चा था असद अहमद करके शायद उसका नाम था, उसके साथ एक यही समस्या थी। वो क्या था कि उसने 3-4 बार कोचिंग ले ली थी मैथ की, लेकिन उसके साथ समस्या ये होती थी कि जब पेपर देने बैठता था ना सर, तो टाइम पे पेपर खत्म नहीं कर पाता था। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखो 2 समाधान है। सबसे पहला तरीका तो ये कि जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे, जैसे मान लीजिए 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं और आपने टाइम डिसाइड किया कि मैं 25 मिनट में खत्म करने जा रहा हूं, तो टाइमर लगा के बैठिए और हर बार कोशिश करिए कि 1 गो में जो जल्दी से हो जा रहे हैं उनको करें, फिर सेकेंड गो में जो हो पा रहे हैं, इस तरह से। दूसरी चीज ये है कि जब उस टाइम के बाद आप इस चीज का एनालिसिस करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, इसके पीछे का कारण आपकी कैलकुलेशन हो, या आपको सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे सारे कॉन्सेप्ट आते हैं लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपकी उंगलियों पे नहीं है, फिंगर टिप्स पे नहीं है, या कोई ऐसी ट्रिक्स तो नहीं है जो छोटी छोटी चीजें जो आप भूले बैठे हैं, या कुछ ऐसे बेसिक फंडास होते हैं जैसे कैलकुलेशन में हम कहें पहाड़ी टेबल जिसे हम कहते हैं, स्क्वायर निकालना, क्यूब रूट निकालना। देखिए जब तक आप अपनी समस्याओं को नहीं पहचानेंगे तो उनका समाधान कैसे करेंगे। तो बेटर है, जो सर ने आइडिया दिया वो बेस्ट है, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए और अपनी कमियों को ढूंढिए और फिर उन्हें सुधार करिए। अच्छा सर ये बताओ, यूपीएससी में ना रीजनिंग में 100% स्कोर करना है तो गोल्डन रूल क्या होगा आपकी तरफ से? सर अगर आपको रीजनिंग में 100% स्कोर करना है तो इसका सीधा सीधा था फंडा है कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्लस रिवीजन होना चाहिए, प्लस मॉक प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपके अंदर हैं तो फिर सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, फिर यूनिफॉर्म आपकी। बिल्कुल समझ पाए। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप रोज पढ़ रहे हो, ऐसा ना हो कि आपने एक बार पढ़ाई की, पूरा कोर्स खत्म किया, उसका 20 दिन के लिए छोड़ दिया। नहीं, आप कम पढ़ें लेकिन रोज पढ़ते रहें। दूसरा, जो आपने पीछे पढ़ा उसका बार बार रिवीजन करते रहें, 10 दिन बाद 15 दिन बाद उसी चैप्टर को उठाते रहें, रिवीजन करते रहें। और तीसरा और सबसे जरूरी, लगातार मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहें। इसी यूपीएससी बैच में हर संडे को हम मॉक कराने लग रहे हैं और पूरा वही फील आएगा आपको जो आपके एग्जाम में आना है। और साथ ही साथ हम लगभग सितंबर के मिड से स्टार्ट कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, जहां आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है मॉक एक ऐसी चीज है जो आपको सच मायने में आपकी वर्दी के बहुत नजदीक लेकर, बिल्कुल सर। और वहां पे भी मॉक जब ऐसे मतलब खूंखार आदमी बनाने लग रहे हो। दोस्तों ये बातें समझ के आपको कुछ चीजें तो समझ में आई होंगी। किसी ने पूछा चिड़िया से, कैसे बनाया ये आसियाना? चिड़िया बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। मेरे बच्चे, अगर कंधों पर वर्दी चाहिए और ये 2-2 सितारे चाहिए तो बार बार उड़ान भरनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें उठानी पड़ेगी, जिसे मैं कह रहा हूं तिनका उठाना पड़ेगा, और अंत में मेरे बच्चे आपको सफलता मिलेगी। अगर आप लगातार काम करते रहें तो विश्वास मानिए एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। अभी टारगेट ये मत बनाइए कि मुझे वर्दी पहनी, अभी टारगेट सिर्फ इतना बनाइए कि मुझे तैयारी अपनी ईमानदारी से करनी है। कई बार क्या होता है कि हमारा टारगेट वर्दी हो जाता है और हम बहुत ज्यादा टाइम सिर्फ उसी के सपने देखते हैं, जबकि सच बात यह है कि सपने हकीकत में तभी बदलेंगे जब आप प्रैक्टिकल होकर मेहनत करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।